हाय एवरीवन, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जिसका नाम है क्रैक ऑफिसर। जी हाँ, मैं आज आपके लिए क्या लाया हूं, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। हम चाहे वो कोई भी हमारा लॉ का एग्जाम हो जाए या यूपीएससी से रिलेटेड एग्जाम हो जाए या एसएससी का भी एग्जाम हो जाए, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। जैसे मैंने इससे पहले एक गोपालन वाला करा चुका हूं, बेरू बारी वाला करा चुका हूं। ठीक है, तो जिसने नहीं देखे हो प्लेलिस्ट में तो पहले देख ले। ठीक है, और आज इस केस को थोड़ा सा हम समझते हैं अपने तरीके से। ठीक है, क्या कह रहा है समझते हैं। देखिए, इसको समझाने से पहले मैं यहां पे दो तीन चीजें हैं उसको थोड़ा सा आपको यहां पे समझाना चाहूंगा। क्या बैकग्राउंड रहा, ठीक है, उसको समझते हैं पहले। देखिए, हम सबको पता है 47 के बाद, आजादी मिलने के बाद धीरे धीरे क्या, जब पार्टीशन भी हो गया, अब सरकार किसके हाथ में आ गई? अब सरकार आ गई हम इंडियंस के, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल हैंड्स में आ गई, हम लोग की सरकार आ गई। ठीक है, सो जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लीडर्स वगैरह थे, पार्लियामेंट्स में लीडर्स वगैरह थे, अब क्या उनके सामने कुछ चुनौतियां थी। देखिए, अंग्रेज तो चले गए, ठीक है, लेकिन अब चुनौतियां क्या थी कि देश को कैसे एक डेवलपमेंट की ओर ले जाया जा सके। ठीक है, कैसे देश को ग्रोथ एकदम बढ़ाई जाए। सो उसके लिए क्या क्या डेवलपमेंट किए जाएं, तो हर फील्ड में डेवलपमेंट करा जा रहा था। सो जिसमें से एक था लैंड रिफॉर्म। ठीक है, क्या, भूमि सुधार। इसमें किस तरीके से क्या करना चाहिए कि भूमि सुधार मतलब सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। जैसे किसी के पास अगर ज्यादा लैंड है, पहले क्या होता था, देखिए, जो जितने भी जमींदार की बात करूं, ये सिस्टम पहले चलता था। अंग्रेज लोग जब चले गए तो जमींदारों को ही मैक्सिमम जमीन 500 एकड़ 100 एकड़ इस तरीके से ज्यादा जमीन उनको, और जो टीनेंट्स थे, पीजेंट्स थे, उनको क्या वो जमीन का एक मात्र छोटा छोटा हिस्सा शायद ही मिला हो या छोटा सा ही हिस्सा मिला हो। सो इस तरीके से ज्यादा फायदा सिर्फ एक तरफा जमीन बट गई थी। ठीक है, सो जब सरकार बनी तो यहां पे बात चली कि अब जो जमीन का विभाजन होगा वो सब में राइट क्या होती है, इक्वल होना चाहिए। जब आर्टिकल की हम बात करेंगे या हम कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की बात करेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, इन लोग के बीच बातें हुई कि क्या वहां पे क्या संविधान हमने जो बनाया है हमारा, उसमें इक्वल राइट होना चाहिए हर व्यक्ति के लिए। अब अंग्रेज लोग तो चले गए उतनी सारी जमीन देके, सो उसमें क्या है, उसमें भाई कहां से इक्वलिटी आएगी, कहां से सोशियो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा देश का। ठीक है ना, एक वर्ग सिर्फ हाई बनते रहेगा, दूसरा वर्ग के पास कुछ है ही नहीं, तो कहां से बढ़ेगा। सो इस तरीके के डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी थे। सो पहला देखिए, इंडिपेंडेंस के बाद फिर क्या, सेंट्रली और स्टेट वाइज दोनों तरफा क्या होने लगे, अपने अपने ढंग से रिफॉर्म्स चालू हो गए। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद इसमें क्या था, गवर्नमेंट भाई एक्वायर कर रही थी लैंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है ना, ये तो बता ही चुके हैं अभी। अब जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसको समझते हैं यहां पे। ठीक है, क्योंकि जब मैं इस केस को समझाऊंगा, देखिए अभी मैं बैकग्राउंड समझा रहा हूं, अभी मैं पूरा इस केस पे पहुंचा भी नहीं हूं, लेकिन हमें इस केस को समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड, क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, सो यहां पे एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 19(1)(f। ये क्या कहता है मैं थोड़ा सा बता दूं, ये बात करता है किसकी, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी राइट है कि हम उसको बेचे, खरीदें, कैसे भी इस्तेमाल करें, ये हमारा राइट है। ये 19(1)(f उस समय की बात कर रहा हूं। इस समय क्या है, इस समय तो अब ये नहीं है। 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 में इसको क्या कर चुके हैं, डिलीट, ओमिट। ठीक है ना, और इसके साथ साथ 31A और 31B वो भी राइट टू प्रॉपर्टी था। ठीक है, सो उसको भी क्या 44th अमेंडमेंट एक्ट पे क्या हो चुका है, उसको वहां भेज चुके हैं, कहां पे, 300A आर्टिकल में। जब हम आर्टिकल्स को पढ़ेंगे सब डिस्कस करेंगे अच्छा से। ठीक है, सो अभी आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो, बट बहुत सावधानी से इसको समझे। क्या 19(1)(f में क्या बताया गया, वो प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी बताई गई है सिटीजन की, जनता की, जिस देश में रह रही है उसकी ये प्रॉपर्टी के लिए उसकी राइट है। सो ये पहले तो थी, जब ये केस था तब तो थी, लेकिन अब 1978 के बाद 44th अमेंडमेंट हुआ तो क्या हुआ, ये राइट को खत्म कर दिया गया। सो इस राइट के तहत
क्या था? राइट प्रॉपर्टी है एक फंडामेंटल राइट, दैट मींस नो वन कैन टेक इट, कोई ले नहीं सकता इस राइट को, ये बताता है आर्टिकल 19(1)(f). इसको ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ इस केस में पढ़ना है, इसलिए इसको बता रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, जब फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ तो इसमें क्या हुआ अभी समझाएंगे। क्या हुआ इसमें, देखिए गवर्नमेंट के लिए फिर जरूरी हो गया कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है हमें, भूमि सुधार जैसे कुछ यहां पे लाए गए नियम, ठीक है। सो उसको बनाने के लिए जो भी सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा लैंड जिसके पास भी थी, ठीक है ना, सो वो क्या धीरे धीरे क्या गवर्नमेंट क्या कर रही थी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पे दे रही थी, कर रही थी। और कुछ चाहे वही जो लैंड, ऐसा नहीं उनसे पूरी छीन ले रही थी, उनको भी कुछ हिस्सा दे रही थी, और जो फिर दूसरा हिस्सा उनके वर्कर को दे रही थी, वहां के जो पीजेंट्स थी उन्हें दे रही थी, और धीरे धीरे इस तरीके से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था। सो इसमें क्या हुआ, जो भी एक्स्ट्रा लैंड है, फर्स्ट आर्टिकल जो अमेंडमेंट एक्ट है उसमें यह बताया गया, ये एक्ट इसलिए लाया गया ताकि कोई जो नियम है उसमें थोड़ा सा बदलाव लाया जा सके, कि पहले तो क्या आर्टिकल बता देते कि वायलेशन हो रहा है फंडामेंटल राइट, लेकिन फिर इस एक्ट के तहत एक्स्ट्रा जो भी लैंड है उसको गवर्नमेंट इजीली, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट, वो इजीली क्या एक्वायर कर सकती है सोशियो डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और यहीं पे शेड्यूल 9 में कुछ बात कही गई है, क्या है 9 शेड्यूल क्या कहता है, जो भी लॉज इन इट, मतलब जो भी लॉज आ रहे हैं इस शेड्यूल 9 में, ठीक है, जो भी लॉज गवर्नमेंट बना रही है अगर वो शेड्यूल 9 में रखती है, सो उसका मतलब उसको चैलेंज नहीं होगा, उसको कोई व्यक्ति कोई कोर्ट उसको चैलेंज नहीं कर सकती है। अगर जो भी लॉज बन रहे हैं कहां, वो 9 शेड्यूल में डाले जा रहे हैं, वो चैलेंज नहीं होगा। यानी मैक्सिमम देखूं तो मैं लैंड रिफॉर्म्स ही कहां पे डाले गए थे, इसी में डाले गए थे 9 शेड्यूल में, ठीक है। सो ये बात रही 19(1)(f) फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट को समझे हम, और शेड्यूल 9 को। देखिए अभी हम सिर्फ रिफॉर्म्स किस तरीके से लाए थे, सो उसके आर्टिकल और बैकग्राउंड को समझ रहे हैं। अभी मैं गोलकनाथ के उस पर पहुंचा भी नहीं हूं, लेकिन इसको समझना मैं पहले ही कह रहा हूं बहुत जरूरी है। देखिए सीधे मैं अगर बताने लगूं कि गोलकनाथ इस तरीके से दो भाई थे ये वो, तो उसमें क्या, आप पीछे का तो बैकग्राउंड तो समझना पड़ेगा ना पहले। जब उसको नहीं समझेंगे तो आगे की चीज कैसे समझेंगे, स्टेबिलिटी जरूरी है ना, ठीक है। सो ये तो रही ये इस तरीके से शेड्यूल देख लिया हमने, ठीक है। अब मैं बताता हूं इसके बाद हुआ था 51 में, धीरे धीरे केस उठ रहे थे लैंड्स को लेके, रिफॉर्म्स को लेके, क्योंकि लोग नहीं चाह रहे थे जिसके पास ज्यादा भूमि थी वो अपनी भूमि किसी और को जाने दे या दे दे। सो इस केस को मैं अलग डिस्कस करूंगा, इसलिए ज्यादा नहीं कह रहा हूं इस केस के बारे में संगरी प्रसाद के, क्योंकि हम यहां गोलकनाथ को कर रहे हैं, ठीक है। इस केस को बाद में करूंगा डिस्कस, लेकिन इसका जजमेंट मैं बता देता हूं। यहां पे क्या था, एक फंडामेंटल राइट कैन चेंज बाय पार्लियामेंट, यहां पे यह बात कही गई थी क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा, कि फंडामेंटल राइट को पार्लियामेंट क्या चेंज कर सकती है, बदलाव कर सकती है। देखिए क्या बात हो रही फंडामेंटल राइट की। और यहीं पे क्या हुआ था, ऐड करा गया था 31A और 31B। ये 31A और 31B क्या थे, ये राइट टू प्रॉपर्टी थी, जनता की राइट टू प्रॉपर्टी थी, ठीक है ना, राइट टू प्रॉपर्टी थी। और इसको भी क्या कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, चाहे कोर्ट या कोई, ठीक है। यानी 31A में और 31B में क्या राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है। और ये भी क्या अभी अभी बताया मैंने, ये दोनों को क्या, ये दोनों को भेज कहां पे दिया इस समय, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत इसको 300A आर्टिकल में भेज दिया गया है। अब ये फंडामेंटल, पहले क्या बताया गया था, ऐड किया गया था इसको एज अ फंडामेंटल राइट, लेकिन अब इसको क्या माना जाता है, एज अ लीगल राइट, नो फंडामेंटल राइट, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट में नहीं, अब लीगल राइट में मानी जाती है, ठीक है। तो ये तो रही शंकरी प्रसाद के दो जजमेंट, मैंने ये बता दिया। अभी देखिए ये रिलेट है इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है, सब गोलकनाथ केस से रिलेट है इसलिए बता रहा हूं। उसके बाद बात आती है 17th अमेंडमेंट एक्ट।
ध्यान देना, 17th अमेंडमेंट एक्ट क्या हुआ, एक तो रहा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, वो मैंने अभी बता दिया, एक रहा 44th अमेंडमेंट एक्ट जो इसमें कैंसिल कर दिया था। हालांकि ये अभी नहीं बताना था, लेकिन मैं यहां पे जब दिख रहा है तो वो बता देता हूं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये कैंसिल कर दिया ना, वरना आगे पढ़ेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, ये तो भाई 19(1)(f) कहां से आ गया अब, या नहीं आई क्यों नहीं रहा है, तो ये कंफ्यूजन ना रहे इसलिए बता दिया, इसको तो बिल्कुल खत्म कर दिया गया। ठीक है, सो अब आते हैं 17th अमेंडमेंट एक्ट, इसके बारे में 1964 में, कब, 1964 में, इसमें क्या था मैं बता दूं, जैसे मैंने बताया कि 9th शेड्यूल में जो भी लॉज रहेंगे उनको चैलेंज नहीं किया जाएगा, उसी तरह इसमें क्या होगा, फिर से कुछ एक्ट, कुछ रूल्स, कुछ लॉज और डाल दिए गए, किसमें, 9th शेड्यूल में, इस एक्ट में लगभग 44 मोर एक्ट्स इसमें और ज्यादा इंक्लूड कर दिए गए, किसमें, 9th शेड्यूल में। और 9th शेड्यूल में जो आ रहा था पहले ही यहां पे लिखा है मैंने कि इट कांट बी चैलेंज्ड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, वो चैलेंज नहीं होगा। उसके बाद जिसमें मैं बता दूं, अगर हम पहुंच रहे हैं, अब कहां पहुंच रहे हैं, गोलकनाथ की तरफ, अब हम पहुंच रहे हैं गोलकनाथ की तरफ जहां से ये केस शुरू हुआ। ठीक है, सो वहीं पे क्या हुआ, पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट, जहां बात हो रही है इसके बीच, किसके बीच, गोलकनाथ, और ये जो एक्ट बना ना, ये भी किसमें इंक्लूड था, 17th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1964, ये भी इसी में इंक्लूड करा गया। और जब ये 9th शेड्यूल में इंक्लूड हो रहा है, दैट मींस कैन नॉट बी चैलेंज्ड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, सो ये वाला भी इसी में आ गया, और इसका बनाम, इसका मतलब गोलकनाथ बनाम यही तो चल रहा है केस, और इसी के बीच में क्या हुआ, वाद हुआ, विवाद हुआ, वाद हुआ, क्या हुआ अभी समझते हैं। उससे पहले दो आर्टिकल और हैं, वो जान ले। देखिए, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं पहले ही कहा उसको थोड़ा सा हम समझ लेंगे, ताकि केस को हैंडल करने में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि आर्टिकल जब समझ में आ गए ना तो केस तो ऑटोमेटिक समझ आ गया। ठीक है ना, सो देखिए, एक बात करता हूं मैं आर्टिकल 13(2) की। 13(2) में मैंने लिखा है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, ये क्या था मैं बता दूं। देखिए, स्टेट कांट मेक एनी लॉ, ठीक है, स्टेट क्या है, एनी लॉ अगेंस्ट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, मतलब स्टेट क्या है, ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकती, ऐसे कोई नियम कायदे नहीं बना सकती जो क्या हो, अगेंस्ट फंडामेंटल राइट के, यानी फंडामेंटल राइट को जो वायलेट करे। अगर ऐसा कोई नियम बन रहा है देन वो नल एंड वॉइड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है ना, अगर ऐसा कोई नियम हो रहा है जो कि क्या, जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है किसी सिटीजन के, सो उसमें क्या होगा, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। ये बात लिखी है किसमें, 13(2) में। ठीक है, ये 13(2) की बात है, आर्टिकल 13(2) में। और आर्टिकल 368 में, देखिए मैं ये क्यों बता रहा हूं, अभी सब पता चल जाएगा। आर्टिकल 368 में क्या लिखा है, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान देना, क्या लिखा, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी क्या प्रक्रिया है अमेंडमेंट करने की कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में। लेकिन यहां पे पावर की बात नहीं करी गई है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड एनीथिंग इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात नहीं करी गई। मतलब पावर की बात नहीं करी गई कि पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी, ये पावर है कि वो अमेंड कर सकती है, लेकिन हाँ, क्या प्रक्रिया है वो लिखी हुई है। ठीक है ना, इसमें फर्क है। और इसी बात को लेके यहां पे अब मामला बिगड़ा। क्या मामला बिगड़ा, नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको समझाता हूं। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो देखिए, अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट स्लाइड में, अब हम इसको समझते हैं। मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड आर्टिकल थे पहले ही स्लाइड में आपको समझा चुका हूं। अब क्या हुआ समझते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट क्या कर रही थी, हाँ, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जमीन क्या कर रही थी, एक्वायर कर रही थी। सो 17th अमेंडमेंट एक्ट में उन्होंने 44 और कुछ रिफॉर्म्स, कुछ एक्ट ऐसे लाए जो, जिसमें क्या था, एक पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट भी उसी में डाल दिया गया। और उसमें क्या कहता था कि ये शेड्यूल 9 में जो आ रहा है उसमें कोई भी चेंजेस कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता है, कोई इंटरप्ट नहीं कर सकता है। सो ये बातें थी।
अब मैं कह रहा हूं, देखिए गोलकनाथ और स्टेट में क्या विवाद हो गया, कैसे हुआ। देखिए गोलकनाथ, ये दो भाई थे, हेनरी और विलियम गोलकनाथ, ठीक है। इनके पास 500 एकड़ जमीन थी जालंधर में, पंजाब में, ठीक है। जैसा कि पहले ही बता चुका हूं मैं कि कुछ एक्ट बन रहे थे ताकि लैंड रिफॉर्म्स के लिए, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या उनकी एक्वायर करी जा सके लैंड। इनकी भी बात चली एक्वायर करने की। 30 एकड़ जो जमीन थी वो इन्हें दी गई, और बाकी थी वो कुछ इनके पीजेंट्स को दे गई, टीनेंट को दे गई, और बाकी किसने, गवर्नर ने खुद ले ली, ठीक है। गवर्नमेंट ने खुद ले ली ताकि वो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और बढ़ा सके, ताकि डेवलपमेंट, मुद्दा क्या था यहां पे, आजादी के बाद डेवलपमेंट का मुद्दा आ रहा था। ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, ठीक है, इसलिए ये काम चल रहे थे। ये बात हुई पंजाब स्टेट की, तो ले ली। अब जब भाई सोचिए जरा, कोई व्यक्ति आपकी जमीन ले ले, कोई सरकार अगर आपकी जमीन ले ले, तो आपको कैसा लगेगा? अगर आपकी मेहनत की है तो बहुत बुरा लगेगा। लेकिन ये जो जमीन कैसी थी, सरप्लस एक्स्ट्रा लैंड थी, ये फार्म लैंड था इनके पास। हो सकता है क्या, मैंने पहले ही बताया, जो जमीनें क्या थी, पहले पार्टीशन के बाद ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो ऐसे ही दे गए थे जमींदार वगैरह को, जो एरिया में मानी हुई स्थिति उनको, और जितने गरीब किसान वगैरह थे उनको तो नाम मात्र की जमीन मिली थी। तो डेवलपमेंट के नाम पे फिर यहां पे क्या जमीनें ली जा रही थी ताकि इक्वली डिवाइड करी जा सके और एक ग्रोथ हो, एक समाज का, एक अच्छे समाज का, ठीक है ना। जब इसकी भी जमीन ले ली गई तो भाई इसको भी आ गया गुस्सा, चढ़ गया ताव, क्या करा जाए, क्या करा जाए। बुला लिए वकील, अब भाई ढूंढो संविधान में कुछ ऐसा लिखा है जिससे मेरी जमीन मुझे वापस मिल जाए। बिल्कुल, इसने क्या अपना 32वां आर्टिकल को इस्तेमाल किया और एक रिट पिटीशन दायर कर दी। अभी रिट भी मैं बता रहा हूं, रिट है 5 प्रकार की हैं, इसको मैं जब फंडामेंटल राइट पढ़ाऊंगा तब मैं वहां पे पढ़ा दूंगा, ठीक है। क्वा वारंटो है, सर्टियोररी है, प्रोहिबिशन है, हैबियस कॉर्पस है, ठीक है, मैंडामस है, ये 5 प्रकार की हैं। इसको मैं जब आपको फंडामेंटल राइट पढ़ाऊंगा तब हम वहां पे कवर करेंगे एक अच्छे टॉपिक में, ठीक है। एक अलग बनाऊंगा, फंडामेंटल राइट से मैं अलग बनाऊंगा उसकी स्लाइड, ठीक है। तो इसने क्या 32 आर्टिकल और एक होता है 226 आर्टिकल, मैं पहले भी बता चुका हूं। 32 आर्टिकल के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन अपना दायर कर सकते हैं। दूसरा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट के लिए अगर हो तो उसमें क्या 226 आर्टिकल, ठीक है, रिट के लिए। अब क्या हुआ, ये चला गया भैया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जाके बातें हुई तो जज की संख्या अगर बता दूं 6:5, ये क्या था, मेजोरिटी माइनॉरिटी, मतलब 11 टोटल बेंच थी। जज की बेंच कितनी थी, 11 बेंच जज थी ये, ठीक है। इसमें बोला गया, इनकी तरफ से जो वकील थे उन्होंने क्या यहां पे दलीलें रखी, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए उसने कहा कि यहां पे क्या हो रहा है, इसके आर्टिकल 13 का वायलेशन हो रहा है, आर्टिकल 13 का वायलेशन हो रहा है। आर्टिकल 13 क्या कहता है, आर्टिकल 13 अभी अभी पढ़ा हमने, क्या कहता है, आर्टिकल 13 कहता है कि मेरे पास मेरी भूमि है, मैं उसका कुछ भी करूं, मेरी राइट टू प्रॉपर्टी है, ठीक है, मेरी राइट टू प्रॉपर्टी। और आर्टिकल कौन सा दूसरा कहता है, आर्टिकल 19(1)(f) और 19(1)(g), ये दोनों आर्टिकल क्या कहते हैं, 19(1)(f) और 19(1)(g), ये बात हो रही उस समय, बाद में तो इसको 44 अमेंडमेंट पे कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है ना। तो उस समय इसके ऊपर बातें चली कि मेरे पास ये, जब ये क्या है, मेरे ये फंडामेंटल राइट्स हैं, और मेरे फंडामेंटल राइट्स है, मेरे मौलिक अधिकार है, और यही वायलेशन अगर होगा तो कैसे चलेगा भाई। हमारे संविधान में ये फिर लिखे ही क्यों है, आम जनता को इस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्यों दिए गए, फंडामेंटल राइट क्यों दिए गए। ये वो मौलिक अधिकार हैं जिसमें कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं किया जा सकता है, इसमें पार्लियामेंट भी इंटरप्ट नहीं कर सकती है। तो इस तरीके की दलील कहां, कोर्ट में चली। और इसमें एक 368 के बारे में भी बात चली कि अमेंडमेंट यहां पे उन्होंने बताया कि जो लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में लिखा हुआ है, वहां पे यह बात लिखी हुई है कि प्रोसीजर
क्या लिखी है कि प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट लिखा हुआ है, ना कि पावर ऑफ अमेंडमेंट। मींस पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड एनीथिंग इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये लिखा हुआ है। यानी यहां पे क्या बात हो गई, यहां पे बात हो गई, क्या लिखा है, क्या प्रोसेस होना चाहिए, प्रोसीजर के बारे में लिखा हुआ है, ये वहां पे दलील करी गई, ना कि पावर के बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से किसके फेवर में, गोलकनाथ के फेवर में ये बातें करी गई। जजेस क्या हुआ, सोचने पे मजबूर हुए कि हां कहीं इस तरीके से अब इसका क्या फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो अंत में डिसीजन क्या आया, अंत में डिसीजन 6:5 का आया, पहले ही बताया अभी मैंने। ठीक है, यानी मेजोरिटी एक पहुंच गई 5 में, 5 और एक 1 6, एक एक्स्ट्रा पहुंच गया, बैलेंस थे, एक इनकी तरफ पहुंच गया। यानी क्या हो गया, गोलकनाथ केस जीत गया। और डिसीजन जजमेंट क्या बना, अमेंडमेंट इटसेल्फ अ लॉ। मतलब जो अमेंडमेंट है 368 आर्टिकल है, वो खुद में क्या है, एक लॉ है। यानी खुद में एक लॉ है, यानी बात करता है ये प्रोसीजर की है, क्या प्रोसेस होना चाहिए अमेंडमेंट का, ये उसकी बात करता है, जो प्रोसेस बन रहा है। तो ये खुद में एक लॉ है, लेकिन ये पावर नहीं देता है किसको, पार्लियामेंट को, कि वो चेंज कर सके किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में, इन स्पेशली इन फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, सो एक बात तो ये रही। दूसरी क्या गई, पार्लियामेंट हैज नो राइट टू इंटरप्ट इन फंडामेंटल राइट। पार्लियामेंट के पास कोई भी अधिकार नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट को इंटरप्ट कर सके। ठीक है, सो ये केस क्या रहा, फिर ये केस क्या रहा, फिर आसानी से कौन जीत गया, गोलकनाथ के फेवर में आ गया। ठीक है, सो ये थी यहां पे स्टेट गोलकनाथ और पंजाब स्टेट की कहानी। सो ये इंपॉर्टेंट केस है, मैंने देखिए बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाया है, लाइन टू लाइन एकदम समझाया है। ठीक है, ऐसे ही नहीं समझाया है मैंने, आपको इसलिए रिसर्च करके समझाया है ताकि आपको समस्या नहीं हो। ठीक है, अब देखिए जब क्या हुआ, यहां पे एक बात और समझ लेते हैं। यहां पे अब क्या हुआ, ये हो गई कहानी कि इसको मिल गया, क्या गोलकनाथ को मिल गई भाई, वो अपने फेवर में हो गया, वो जीत गया। ठीक है, लेकिन जब 1971 में क्या हुआ, फिर इंदिरा गांधी लौट के आई, भैया सरकार बनाई उसने अपनी। ठीक है, इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार बनाई, तो उसने फिर 24th अमेंडमेंट एक्ट एक पास करा, जिसके तहत एक प्रोविजन क्या लाई, जिसके तहत उसने क्या बोला कि पार्लियामेंट के पास अब पावर है, पार्लियामेंट कैन इंटरप्ट इन फंडामेंटल राइट। पहले क्या था, फंडामेंटल राइट में इंटरप्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन अब क्या हो गया, 71 से वो इंटरप्ट कर सकती है। और मैं पहले ही बता चुका हूं 44th अमेंडमेंट एक्ट जो 1978 में आया, इसमें क्या था, इसमें जो राइट टू प्रॉपर्टी है फिर उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, 31A और 31B या 31 और 2 को। ठीक है ना, और 19(1)(f) और 19(1)(g) को। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बहुत मेहनत से मैं आपके लिए बना रहा हूं। ठीक है, मैं आपके लिए बहुत अच्छी सीरीज लेके चल रहा हूं पॉलिटी का। अब इसके बाद हम केशवानंद भारती केस को करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद एंड जय हिंद।